आपके अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न हिंदी आओ हिंदी सीखे में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत स्वर व उसके भेद का विस्तृत अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर वे वर्ण जो अन्य वर्णों की सहायता के बिना उच्चारित किए जाते हैं स्वर कहलाते हैं, अथवा वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय मुख विवर से वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से वायु निकलते समय किसी भी रुकावट का सामना नहीं करती है। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं, ए, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ तथा औ तथा मात्राएं 10 होती हैं जो कि इस प्रकार से हैं। इसके अलावा एक आगत स्वर होता है जिसका हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है, लेकिन यह स्वरों में शामिल नहीं है। आगत स्वर ओ, मात्रा इसकी ये होती है ओ, जैसे इसका उदाहरण है डॉक्टर, बॉल आदि। स्वर के भेद। स्वर के भेद हम अलग अलग आधार पर करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क उच्चारण समय या मात्रा के आधार पर। उच्चारण करने में जो समय लगता है या जितनी मात्राओं का स्वरों में प्रयोग किया जाता है उसके आधार पर हम स्वरों का भेद करेंगे। नंबर 1 है हर्ष स्वर या मूल स्वर। इनमें एक मात्रा का समय लगता है, ए, ई, उ, ऋ, ये 4 है। इसके बाद है दीर्घ स्वर। इनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी संख्या 7 है। यहाँ पर हम दीर्घ स्वर के भी आगे 2 भेद करेंगे। नंबर 1 है संधि स्वर। जो स्वर सजातीय ह्रस्व स्वरों के योग से बने हैं, जैसे आ बराबर ए जमा ए, जैसे ई बराबर ई जमा ई, उ बराबर उ जमा उ। दीर्घ स्वर का अगला भेद है संयुक्त स्वर। जो स्वर 2 विजातीय स्वरों के योग से बने हैं, जैसे ए बराबर ए जमा ई, ऐ बराबर ए जमा ए, ओ बराबर ए जमा उ और औ बराबर ए जमा ओ। यहां पर हम सजातीय और विजातीय स्वर को समझ लेते हैं कि क्या होते हैं। सजातीय स्वर वे स्वर होते हैं जिनकी बनावट समान हो, जिन स्वरों की बनावट एक जैसी हो, जैसे ए तथा आ सजातीय स्वर हैं, ई तथा ई, उ तथा उ। विजातीय स्वर जिनकी बनावट असमान हो, जिनकी बनावट एक जैसी ना हो, जैसे ए तथा ऐ, ए तथा उ आदि। इसके बाद है प्लुत या त्रिमात्रिक स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है वे प्लुत या त्रिमात्रिक स्वर कहलाते हैं। संस्कृत में तीसरा भेद माना जाता है, हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता, जैसे ओम, किंतु हमें इसका पता होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद हम ख, जीभ की सक्रियता या प्रयत्न के आधार पर स्वरों का भेद करेंगे। सबसे पहले अग्र स्वर। इसके उच्चारण के समय जीभ का अगला भाग सक्रिय होता है और ये स्वर है ई, ए, ऐ, ऋ। इसके बाद है पश्च स्वर, यानी कि जीभ का पिछला भाग सक्रिय होता है, जैसे आ, उ, ओ, औ तथा ओ। ये आगत स्वर है। इसके बाद है मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर। जीभ का मध्य भाग सक्रिय होता है। मध्य स्वर का उच्चारण करते समय जीभ का मध्य भाग सक्रिय होता है, जैसे ए। मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर। अगर आपसे कोई प्रश्न करें कि केंद्रीय स्वर क्या होता है तो आप उसका उत्तर ए दे सकते हैं।
इसके बाद है मुखाकृति के आधार पर। जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो मुख आकृति में कुछ परिवर्तन होता है, उसके आधार पर स्वरों का भेद किया गया है। सबसे पहले संवरित स्वर। संवरित का अर्थ होता है बंद होना। संवरित स्वर मुख कम खुलता है या लगभग बंद रहता है। संवरित स्वरों का उच्चारण करते समय मुख लगभग बंद रहता है या बहुत कम खुलता है, जैसे ई, उ, री। इसके बाद है अर्ध संवरित स्वर, यानी कि मुख संवरित स्वर से अधिक खुलता है लेकिन लगभग आधा ही खुला रहता है, जैसे ए, ओ। इसके बाद है विवरित स्वर। विवरित का अर्थ होता है खुलना। विवरित स्वर के उच्चारण के समय मुख पूरा खुलता है। आ है, विवरित स्वर है। इसके बाद है अर्ध विवरित स्वर। मुख आधा खुलता है। इसमें इनके उच्चारण के समय मुख आधा खुलता है, जैसे ए, आई, औ। औ भी इसमें शामिल है लेकिन ये आगत स्वर है, ये स्वर में शामिल नहीं है। इसके बाद है अगला, इसका वर्गीकरण है ओष्ठाकृति या होठों के आकार के आधार पर। जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारे जो होठ हैं उनके आकार में परिवर्तन होता है, उनके आधार पर स्वरों का भेद किया गया है। नंबर 1 है वृत्ताकार स्वर। होठों की आकृति वृत्त के समान हो जाती है इनका उच्चारण करते समय, जैसे उ, ओ, औ, औ। अवृत्ताकार स्वर। होठों की आकृति वृत्त के समान नहीं होती है इनका उच्चारण करते समय, जैसे आ, ई, री, ए, ऐ। इसके बाद है उदासीन स्वर। होठों की आकृति अपरिवर्तित रहती है, होठों की आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे ए का उच्चारण करते समय होठों की आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद उच्चारण स्थान के आधार पर हम स्वरों का भेद करेंगे। सबसे पहले है कंठ्य स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण कंठ की सहायता से होता है वे कंठ्य स्वर कहलाते हैं। ए, आ। इसके बाद है तालव्य स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण तालु की सहायता से होता है वे तालव्य स्वर कहलाते हैं। ई, ए, ऐ। इसके बाद है मूर्धन्य स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण मूर्धा की सहायता से होता है वे मूर्धन्य स्वर कहलाते हैं, जैसे री। इसके बाद है ओष्ठ्य स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण होठों की सहायता से अथवा ओष्ठ की सहायता से किया जाए वे ओष्ठ्य स्वर कहलाते हैं, जैसे उ, ओ, औ। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं। अंग और अह इनका न स्वर में योग है न व्यंजन में, अतः ये अयोगवाह कहलाते हैं। यदि वायु मुख के साथ साथ नासिका के द्वारा भी बाहर निकलती है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। जब हम कुछ स्वरों का अगर उच्चारण करें और वायु मुख के साथ साथ नासिका से भी बाहर निकलती है तो अनुनासिक स्वर कहलाएंगे। यदि वायु केवल मुख विवर से निकले तब ये निर्नुनासिक स्वर कहलाएंगे। निर्नुनासिक। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं और सभी स्वर सघोष वर्ण या घोष वर्ण होते हैं। स्वर अघोष नहीं होते, ये घोष या सघोष वर्ण होते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।